आपको इस वीडियो में मूल निवासी के अवधारणा के बारे में आपको बहुत सी गलतफहमियां हैं, वो आपको दूर हो जाएगा। यदि आप मूल निवासी की इस अवधारणा को इस वीडियो से नहीं समझेंगे तो आप इस अंधी सुरंग में भटकते रहेंगे और अपने समाज के लोगों को भी, अपने राष्ट्र के लोगों को भी भटकाते रहेंगे। तो यह एक बहुत गंभीर अवधारणा है और एक बहुत गहरी साजिश का ये अवधारणा है। तो चलिए इसे आप अंत तक बने रहें और इसे अवश्य सुनें और अपनी अवधारणा को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले यह समझा जाए कि मूल निवासी की अवधारणा क्या है, मूल निवासी का अभिप्राय क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। यह एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह किसी क्षेत्र विशेष में सबसे पहले से रहते आ रहे हैं। ये आज भी उसी मूल रूप में, मतलब जिस समय वे आए थे उसी मूल रूप में अपनी पूरी जीनीय शुद्धता के साथ किसी भी अन्य समूह से बिना किसी संकरण के, बिना किसी हाइब्रिडाइजेशन के, मतलब बिना किसी से मिलावट से आज तक मौजूद हैं। स्पष्ट है कि मूल निवासी की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है, अर्थात यह कोई और समूह के संदर्भ में मूल निवासी है। मूल निवासी का यह सापेक्षिक संदर्भ कोई विदेशी समूह ही हो सकता है, तभी कोई मूल निवासी है, अन्यथा मूल निवासी कहने का तात्पर्य है ही नहीं। मतलब कोई यदि अमीर है तो इसका मतलब कोई गरीब है, कोई मूल निवासी है तो यह स्पष्ट स्थापित करता है कि कोई विदेशी समूह है जिसके सापेक्ष कोई मूल निवासी है। तो इसी विदेशी के संदर्भ में ही यह बात की जानी है या की जाएगी। तो मूल निवासी की चर्चा वहीं होती है जहां माना जाता है कोई और समूह है जो मूल निवासी नहीं है, अर्थात किसी विदेशी के संदर्भ में कोई मूल निवासी है या नहीं है। इससे जुड़ा दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कोई दूसरा विशिष्ट समूह है जो विदेशी है और उस विदेशी का भी कोई जीनीय मिलावट, कोई जीनीय संकरण, कोई हाइब्रिडाइजेशन किसी और से नहीं हुआ है। जैसे मूल निवासी अपनी पूरी जीनीय शुद्धता के साथ मौजूद है, उसी तरह से वो विदेशी भी अपनी पूरी जीनीय शुद्धता के साथ आज भी मूल रूप से मौजूद है। मतलब कि इतिहास के काल में यदि मूल निवासी को बौद्धिक समझ नहीं थी तो आज भी उसको बौद्धिक समझ नहीं है। यह मूल निवासी की अवधारणा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, चूँकि वही उसकी निरंतरता है, चूँकि वो मूल निवासी हैं। और यह अपने सापेक्ष यह भी कहता है कि जो विदेशी है यदि वो विशेष गुण युक्त, विद्वता युक्त रहा है तो आज भी उसकी कोई मिलावट नहीं हुई है, तो इस आधार पर वह आज भी बौद्धिक है और आज भी विशेष रूप से गुण युक्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मूल निवासी के सापेक्षिक अवधारणा कह रहा है। अब आपको कुछ बात समझ में आने लग रहा होगा कि मैं मूल निवासी के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ। उनकी यह गुणवत्ता अपने प्रारंभिक समय से बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी क्षरण के आज भी मौजूद है। ये विदेशी मूल निवासी के संदर्भ में उस विशेष क्षेत्र में बाद में रहने आए, तब पहले वाले जो हैं वो मूल निवासी हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि यदि एक अवधारणा सही है तो दूसरा अवधारणा अवश्य सत्य होगा। यदि आप मूल निवासी की अवधारणा को सही मानते हैं तो इसका मतलब विदेशी जो उसके सापेक्षिक अवधारणा है वो भी सही है। यदि, फिर दोहराता हूँ कि यदि मूल निवासी
को बौद्धिक क्षमता नहीं थी तो आज भी बौद्धिक क्षमता नहीं है। और इसके सापेक्ष जो दूसरा समूह है, यदि वो कभी बौद्धिक रूप से सक्षम था तो आज भी आप वो जो सक्षम है ऐसा मूल निवासी की अवधारणा वाले मानते हैं। अब आप आगे बढ़ें। भारत में मूल निवासी का तात्पर्य उस समूह या समुदाय से है जो इस अवधारणा के अनुसार भारत में ही उत्पन्न हुआ। मतलब भारत में मूल निवासी का जो तात्पर्य है उस समुदाय या समूह से है जो इस अवधारणा के अनुसार भारत में ही उत्पन्न हुआ। इस तरह ये सबसे पहले निवासी बने और आज भी मौजूद हैं। उनकी निरंतरता कंटिन्यूटी अभी भी बनी हुई है। उनकी जीनीय शुद्धता पहले जैसी ही अभी भी बनी हुई है। इस मूल निवासी अवधारणा में भारत की बहुसंख्यक आबादी को भी शामिल किया जाता है। मतलब भारत की बहुसंख्यक आबादी अपने को मूल निवासी कहती है। इस मूल निवासी अवधारणा के साथ विदेशी की कहानी जुड़ी हुई है और यह कहानी आर्यों के साथ जुड़ी हुई है, आर्यों के नाम पर जुड़ी हुई है। यह अलग बात है कि आर्यों की कहानी भारत में एक सफ़ेद झूठी कहानी है जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है और ये पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी बनी हुई है। आपको मैं इस वीडियो सीरीज में यह भी बताऊंगा कि इसकी उत्पत्ति मतलब मूल निवासी अवधारणा की उत्पत्ति और विदेशी आर्यों की उत्पत्ति की कहानी की आवश्यकता कब हुई, क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इसकी वैज्ञानिकता क्या है। मूल निवासी अवधारणा के अनुसार मूल निवासी की उत्पत्ति किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हुई है। वे यहाँ प्रवसन मतलब माइग्रेशन या किसी दूसरे स्थान से यहाँ आने के कारण उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनकी उत्पत्ति और इनका उद्विकास ओरिजिन और इवोल्यूशन इसी स्थान इसी क्षेत्र में हुआ है और अभी भी वे पूरी शुद्धता के साथ निरंतरता दे रहे हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वे इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं और इसी क्षेत्र में विकसित हुए हैं और आज भी अपनी जीनीय शुद्धता के साथ बिना किसी संकरण हाइब्रिडाइजेशन मिलावट के मौजूद हैं। इस मान्यता के अनुसार इन मूल निवासियों की उत्पत्ति ही इसी भारत की ऐतिहासिक भूमि में ऐतिहासिक काल में बहुत पहले हुई। ये कहीं अन्य बाहरी स्थानों से भारत में रहने नहीं आए हैं। इस आधार पर उत्पत्ति के आधार पर मूल निवासी की अवधारणा मानव विज्ञान के अनुसार पूरा गलत है। आज विश्व में जो 8 अरब 800 करोड़ की आबादी है वो बायोलॉजी की भाषा में, जीव वैज्ञानिक की भाषा में होमो सेपियंस सेपियंस 2 बार सेपियंस सेपियंस हैं और मानव विज्ञानियों की माने तो होमो सेपियंस सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका के बोत्सवाना मैदान में कोई 1 लाख या 70,000 साल इसी के बीच में वहाँ हुआ था। इसीलिए भारत में मूल निवासी उत्पत्ति के आधार पर कोई नहीं है। मूल निवासी अवधारणा के साथ दूसरी मुख्य बात यह है कि उनकी विशिष्टता, उनकी मौलिकता, उनकी शुद्धता, उनकी जीनीय बनावट और उनकी ऐतिहासिकता समय काल में भी अक्षुण्ण इंटैक्ट रही, यथावत रही। मतलब कांस्टेंट यानी विदाउट चेंज रहा। अर्थात अब तक किसी भी अन्य भिन्न समुदाय से मैंने तथाकथित विदेशी जो जिनके संदर्भ में ये मूल निवासी हैं उनसे कभी हाइब्रिडाइजेशन संकरण या जीनीय मिलावट नहीं हुआ और दोनों आज भी शुद्ध रूप से विद्यमान हैं। यह भी एक हास्यास्पद दावा है। इसे आप समझें। यदि कहीं भिन्नता है तो जो जीव विज्ञान को नहीं जानते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक फ्लो मतलब जेनेटिक प्रवाह और जेनेटिक जो एक तरह से कहे कि बहाव
की अवधारणा को नहीं समझते हैं, उनकी क्रियाओं को नहीं समझते हैं, वे इस तरह के भ्रम में शिकार हो करके अपना समय, संसाधन, ऊर्जा, वैचारिकी सब चीज़ बर्बाद किए हुए हैं और देश को भी नुकसान कर रहे हैं, परिवार को भी नुकसान कर रहे हैं। इसी जीनीय शुद्धता मतलब इसी तरह के जीनीय शुद्धता की दावा के साथ फांसीवाद भी जुड़ा हुआ है, फासिज्म भी जुड़ा हुआ है। यही जीनीय शुद्धता का दावा फांसीवाद का मूल आधार है। हालांकि यह बात बहुत पुरानी हो गई, यह बात 80 साल पहले हो गई। विज्ञान अब कहाँ आ गया और अब यह साबित हो गया कि आज की जो 800 करोड़ के लगभग आबादी है, सब एक ही मानव समूह से उत्पन्न हुआ था और सभी एक भौगोलिक और ऐतिहासिक कालों के, भौगोलिक परिस्थितियों के, समय कालों के अनुकूलन के प्रभाव में विविधता धारण किए हुए अपनी उत्तरजीविता सर्वाइवल को बनाए हुए हैं। इस दूसरी बात का सामान्य अर्थ यह है कि तथाकथित मूल निवासी और तथाकथित विदेशी लोगों की जीनीय बनावट और शुद्धता उनके मूल पुरातन समय से अभी तक यथावत बरकरार है और इसमें कोई मिलावट नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि तथाकथित इन दोनों सामाजिक समूहों में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य इसके ठीक विपरीत हैं। ऐतिहासिक रूप से सिंधु और गंगा का मैदान अनेक प्रजातियों का मिलन और संकरण स्थल रहा है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए एक लंबे समय तक समानतावादी समाज में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसा देखने का कोई उचित कारण नहीं है। वैसे भी जब कोई आक्रमणकारी होते हैं तो उसमें पुरुष बल ही आगे होता है और पुरुष बल ही युवा होता है और वे हमेशा विजित लोगों की, महिलाओं का यौन व्यवहार की जो प्रेरक शक्तियां हैं वो हाइब्रिडाइजेशन को बाध्य करता है और मिलावट वहीं से शुरू होता है। हालांकि इस व्याख्या की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। जब इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है तो स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई मुख्य भूमि में कोई मूल निवासी नहीं है और कोई विदेशी नहीं है, और यदि कोई विदेशी है तो कोई मूल निवासी ही नहीं है। तो आज हम सिर्फ यह समझेंगे कि मूल निवासी किसको माना जाता है और क्यों माना जाता है। भारत में सामाजिक वर्गीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक वर्गीकरण का आधार इनकी धार्मिक आस्था और निवास करने के परंपरागत ऐतिहासिक क्षेत्र को भी माना जाता है, परंतु इस सामाजिक वर्गीकरण के लिए आर्थिक आधार की को व्यापक मान्यता नहीं दी गई है। इस आधार पर भारत में पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और सामान्य आर्थिक अल्पसंख्यक समूह को मूल निवासी की अवधारणा में शामिल लोग करते हैं। और यह जो अवधारणा में जो साजिश करते हैं, इसके पीछे का निहितार्थ ये लोग भी नहीं समझते हैं और इनके बुद्धिजीवी भी नहीं समझते हैं। इनके जो लाइट हाउस तथाकथित हैं वो राजनीति इस पर करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन यह न उन व्यक्तियों का भला कर रहे हैं, न उस समाज का भला कर रहे हैं और न उस देश का भला कर रहे हैं। तो ये जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हैं, इनको बहुजन या बहुसंख्यक जन कहा जाता है, अर्थात मूल निवासी को बहुजन कहा जाता है। मतलब भारत की एक बहुत बड़ी, बहुत जन की हिस्से को भ्रमित किया हुआ है और ये लोग भ्रमित हैं। इनका जो समाज का जो लाइट हाउस है वो भी बहुत भ्रमित है। ये सिर्फ इमोशनल बातें हैं। भारतीय समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित है। इस व्यवस्था के अनुसार मूल निवासी की अवधारणा में यदि इसको सही मान लिया जाए,
हालांकि यह जो है प्राचीन काल की व्यवस्था नहीं है। वर्ण और जाति की व्यवस्था भारत में ये प्राचीन काल की नहीं है। इसकी जब वैज्ञानिक व्याख्या होती है तो यह मध्यकाल में सामंतवाद के उदय के साथ ही उत्पत्ति में आया है और स्थापित हुआ है। इसे मैं बाद के किसी वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। तो इस व्यवस्था के अनुसार मूल निवासी की अवधारणा में वर्ण व्यवस्था के शूद्र वर्ण और वर्ण व्यवस्था के बाहर मतलब अवर्ण लोग इसमें शामिल होते हैं। यह भी एक साजिश के तहत है कि शूद्र जो हैं ये 85% आबादी है। शूद्र बेसिकली उस समाज के नौकर हुआ करते थे और जो आबादी जो सामंती जो था उसकी आबादी ही 2-3% समस्त आबादी की भी नहीं होती थी और उनके सेवक मतलब 25 परिवार में 25 व्यक्तियों के सदस्यों के परिवार में 2-3 नौकर होते थे। तो इन शूद्रों की संख्या पूरी आबादी का 10% में भी नहीं आता है। इसीलिए अभी जो वर्ण व्यवस्था से बाहर अवर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं मतलब वर्ण व्यवस्था से दो तरह का समाज बनता है, एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत और एक वर्ण व्यवस्था से बाहर के। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो सामंती कार्यपालिका थी उनसे वर्ण व्यवस्था बनता था, जिसमें बौद्धिक सामंत आप कहें कि क्षेत्रीय रेवेन्यू कलेक्शन करने के सामंत और जो वणिक वर्ग थे और उनके जो नौकर चाकर थे शूद्र थे, इनकी आबादी कभी भी पूरी आबादी का 5-10% से ज़्यादा 5% से ज़्यादा हुआ ही नहीं है। और वर्ण व्यवस्था से बाहर बाकी जो सामान्य लोगों की आबादी है वह अवर्ण व्यवस्था से है और इन्हीं अवर्ण लोगों से वर्ण व्यवस्था के लोग शुरुआती काल में जाते रहे। इसे भी मैं किसी अब वीडियो में अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो जातिगत आधार पर हमारे समाज में पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां दोनों मिलाकर अन्य पिछड़ी जातियां अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी कहा जाता है, अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल ट्राइब माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक आधार पर लोग हैं उनको माना जाता है कि इन्हीं वर्गों के लोग अपने आस्था में परिवर्तन कर लिए, यानी भारतीय मुस्लिम और भारतीय ईसाई को भी इसी श्रेणी में मतलब मूल निवासी की श्रेणी में रखा जाता है। और इस तरह इस संपूर्ण आबादी को संपूर्ण भारतीय आबादी का 85% माना जाता है। कुछ लोगों का एक अनुमान है कि इनकी आबादी कुल आबादी का 94% हो गई है। हालांकि यह एक अनुमान है क्योंकि वर्ष 1931 के बाद भारत में जातीय आधार पर जनगणना प्रकाशित नहीं हुए हैं। बिहार में जो गणना हुई है यह जनगणना नहीं है, यह एक गणना था, एक सर्वे था। और 2011 में जातीय आधार पर जनगणना हुई है, लेकिन इनके जो सामाजिक वर्गों के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर जानने के प्रयास हुए, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये प्रकाशित नहीं हुए। इसीलिए पूरी शुद्धता के साथ इस प्रतिशतता की दावा को सही नहीं कहा जा सकता है। तो इस अवधारणा के अनुसार उपरोक्त के अलावा अन्य सामान्य जातियां विदेशी मूल के हैं और वे बाद में भारत में आक्रमणकारियों के रूप में या अन्यथा आए हैं और यहीं बस गए हैं। यही भारत में तथाकथित आर्य प्रजाति के सदस्य माने जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आर्य प्रजाति और आर्य जो शब्द है ये भारतीय उत्पत्ति की आर्य शब्द है और ये कहानी पूरी की पूरी झूठी है, जिसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमाण नहीं है। भारत में विदेशियों की गणना में आर्य, अरब, मुगल, अंग्रेज को किया शामिल कर लिया जाता है। माने भारत में विदेशियों की जब गणना होगी तो प्राचीन काल में आर्यों को गिन लिया जाएगा, उसके बाद मध्यकाल में अरब, मुगल और आधुनिक काल में अंग्रेजों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ईरानी, यूनानी, पहलव, शक, हुन, कुषाण आदि जो लोग आते रहे, जो धाराएं आती रही, जिससे भारत का ये जो आबादी जो गठित हुआ है इसका इस संदर्भ में चर्चा नहीं होता है। विदेशी मतलब तथाकथित आर्यों की कहानी। अब ये भी आप समझने वाली बात है कि यह क्यों है।
तो यहाँ इन्हीं तथाकथित आर्यों के संदर्भ में अन्य भारतीय मूल निवासी कहे जाने या माने जाते हैं। इस कहानी की उत्पत्ति मूलतः सामंत काल में, मतलब मध्य काल में, जब छोटे स्थानीय सामंतों को विदेशी बड़े विदेशी आक्रांता सामंतों से, शासकों से बहुसंख्यक आबादी की तुलना में इस आधार पर नज़दीकियां दिखानी थी, तो ये विदेशी का अवधारणा आया। मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं कि मध्यकाल में स्थानीय सामंती व्यवस्था की एक विशेष खासियत होती है कि हर छोटा सामंत निश्चित तौर पर वह स्थानीय सामंत होगा, अपने से बड़े सामंतों से मधुर संबंध बनाने के लिए कई तरह की कहानियां गढ़ता है। और इन्हीं कहानियों में चूंकि वे जो सब बड़े सामंत थे वो विदेशी थे, इसीलिए ये लोग भी बहुसंख्यक भारतीय आबादी से अपने को अलग दिखाते हुए कि भाई हम भी आप ही की तरह विदेशी हैं, आप ही के हम भाई हैं, बाकी सभी तो यहाँ के मूल निवासी हैं। इसीलिए ये सामंत जो स्थानीय सामंत वर्ग थे अपने को विदेशी साबित करने पर तुले हुए थे, ताकि उन जो मध्यकालीन जो मुगल, अरब, ये जो और भी जो विदेशी शासक थे और आधुनिक युग में जो अंग्रेजी शासन काल में थे, इनसे नज़दीकी पाने के लिए अपने को विदेशी साबित करने पर तुले हुए थे, ताकि इन विदेशी शासकों से, ब्रिटिश शासकों से उनका अपनापन बढ़े। और तो और अंग्रेजी काल में अंग्रेजों द्वारा यह समर्थित अवधारणा भी रहा, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि भारत में कभी भी स्थानीय लोगों ने शासन नहीं किया, सदैव विदेशियों ने ही शासन किया, और इसलिए आधुनिक काल में ये अंग्रेज भी शासन कर रहे हैं, क्योंकि मूल भारतीय कभी शासन योग्य हुए ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि मूल निवासी की अवधारणा भारत में क्यों जनित हुई, क्यों ये लाई गई। तो यह मूल निवासी एक मान्यतावादी धारणा है और इसका कोई तथ्यात्मक, कोई तार्किक और वैज्ञानिक साक्ष्य और आधार नहीं है। सामंतवाद के काल में भारतीय सामंत अपने को अरब और मुगल शासकों, जो मूलतः आक्रांता रहे थे, इसी विदेशी होने के आधार पर ये स्थानीय उभरते हुए सामंत उनसे नज़दीकियां पाने चाहते थे, और इसी अवधारणा से सभी तथाकथित विदेशियों के हितों में समानता मानी जाती है। इसी अवधारणा से वे सभी तथाकथित विदेशी शासकों से हितों में समानता मानते हैं और इसमें अपनापन आ जाता है। अंग्रेज भी विदेशी और वे सामंती वर्ग भी तथाकथित विदेशी, बाकी सब भारतीय मूल निवासी, मतलब शासित जो निवासी थे वो मूल निवासी हुए, और जो शासक जो निवासी हुए वो जो हैं विदेशी हुए। इस तरह सामंती वर्ग भी अंग्रेजों के समान विदेशी थे और अंग्रेजी हितों के विरोधी नहीं थे। ऐसा ही अरब और मुगल शासकों के समय में हुआ। अरब और मुगल शासकों में इन सामंती वर्ग पर जजिया कर नहीं लिया जाता था, जबकि अन्य स्थानीय हिंदुओं पर जजिया कर लिया जाता था। व्यवहारिक रूप से हिंदू सामंती वर्ग अपने को हिंदू ही नहीं मानते थे, इसीलिए अरबी शब्दकोश में हिंदू का अर्थ निम्नतर या अलग किस्म का होता था। तो आज हम मूल निवासी का इतना ही अर्थ समझेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मूल निवासी के कितने घातक प्रभाव वाले अर्थ निकलते हैं, सिर्फ देश और राष्ट्र के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, उन जो मूल निवासी हैं उनके विरुद्ध यह कितनी बड़ी साजिश है, इसको हम भाग 2 के वीडियो में, अगले वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, आप इसके पहले ये जो विश्लेषण है, ये जो विवेचना है आप नहीं सुने होंगे, इसलिए आप हमारे कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप जो है इसे शेयर भी कीजिए, ताकि ये भारत का जो बहुसंख्यक आबादी है जो दिग्भ्रमित हो गया है, तो मैं आपको ये सब जो है अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।